So, dear students, we are currently in the unit number 3, that is the rise of global world. हमने इस rise of global world में पढ़ा the pre-modern world, modern world से पहले क्या ज़माना था. हमने Silk Routes links the world भी पढ़ा इसमें कि Silk Route कैसे पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट्स को जोड़ के रख रहा है. पास्ट में हमने देखा कि कैसे इसी रूट के थ्रू बहुत ज़्यादा फ्लो हुआ है, चाहे वो ट्रेड हो, कैपिटल्स हो या गुड्स हो, या चाहे वो बाकी जो है लेबर का फ्लो हो या आइडियाज़ या स्किल्स या इवन डिजीज़ भी हमने देखा इसमें कि कैसे डिजीज़ एक जगह से दूसरी जगह जो है शिफ्ट हो गई, मूव कर गई. फिर हमने देखा इसी यूनिट में फूड ट्रैवल्स. हमने देखा कि कैसे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक फूड जो है ट्रैवल कर गया. हमने इसमें देखा कि स्पैगेटी एक फूड का नाम था, इसमें चाइना में इसका नाम नूडल्स था और इसी का नाम यूरोप में पड़ा फिर स्पैगेटी. और हमने पोटैटो का कंट्रीब्यूशन देखा पूरी दुनिया में जो अमेरिका से आया. और आज हम पढ़ेंगे कन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड. हम देखेंगे इस वाले पोर्शन में कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह जो है डिजीज स्प्रेड हो गई, डिजीज ट्रैवल कर गई, और इसी डिजीज से जो है एक कंट्री दूसरे कंट्री पे या एक कॉन्टिनेंट या दूसरे कॉन्टिनेंट पे कॉन्क्वेस्ट करने में कामयाब हो गया इस डिजीज की वजह से. और कैसे ट्रेड का जो है ट्रेड का क्या किरदार रहा इस पूरे दौर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं. हम पढ़ रहे थे pre-modern world shrank greatly in the 16th century after European sailors found a sea route to Asia and also crossed and also successfully crossed the Western Ocean. हमने देखा कि मानो एक सॉर्ट ऑफ वो रिवोल्यूशन आया. वो रिवोल्यूशन कैसे आया जब 16th सेंचुरी में जो है सेलर्स ने डिफरेंट सी रूट्स दरियाफ्त किए. चलते चलते कुछ सी रूट्स जो हैं वो खुद ही एमर्ज हो गए, खुद ही लोगों के सामने आए. और उन सी रूट से फिर क्या हुआ कि इन सी रूट से जो है डिफरेंट कंटिनेंट्स लाइक एशिया और अफ्रीका में एक कनेक्शन क्रिएट हो गया, जिस कनेक्शन की बेसिस पे बिना पे फिर ये दो कंटिनेंट्स ट्रेड करने में, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट रखने में कामयाब हुए. और इसी ट्रेड और इसी कांटेक्ट के साथ हमने देखा कि एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिनेरियो फिर हमारे सामने आया जो अभी हमारे कंटेम्प्रेरी टाइम्स में है. The Indian subcontinent was central to the flows of goods. पर्टिकुलरली एशिया की बात करेंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हमने जब डिफरेंट हिस्ट्रीज में पढ़ा, डिफरेंट यूनिट्स में पढ़ा, कि हमने पहले से ही पढ़ा जो इंडिया की हिस्ट्री में हमने पढ़ा कि इंडिया बहुत ज़्यादा रिच कंट्री है, रिच कंट्री पास्ट में रही है. इंडिया के पास बहुत ज़्यादा रिच पास्ट रहा है. और हमने पास्ट में देखा कि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा गुड्स है, मतलब ये बहुत ज़्यादा मार्केट था, ये बहुत ही बड़ा मार्केट था जहाँ पे फ्लो ऑफ गुड्स आता था और जहाँ पे इंपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट होता था. एक बहुत ही ज़्यादा मार्केट था ये इंटरनेशनल गुड्स को सप्लाई करने के लिए. तो हमने देखा यहाँ पे खाली गुड्स का सप्लाई या गुड्स का फ्लो नहीं होता था, बल्कि पीपल जो है नॉलेज भी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करती थी. हमने इसमें बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा ये किरदार देखा कि बुद्धिज्म एक जगह से कैसे दूसरी जगह पे स्प्रेड हो गया, कैसे ये नॉलेज, ये वैल्यूज़, ये कस्टम्स लोगों में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हुए. जब आप हिनशैंग की हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिनशैंग ने जो हिस्ट्री लिखी है, चाइना से आए थे 7th सेंचुरी में, हमने देखा कि कैसे वो यहाँ पे आके यहाँ पे इन्होंने नॉलेज गेन की, बुद्धिज्म की नॉलेज हो, इंडियन कल्चर की नॉलेज हो, इंडियन हिस्ट्री की नॉलेज हो. फिर वो चाइना चले गए और वहाँ पे उन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस से हिस्ट्री लिखी इंडिया के बारे में. या हमने मैगजीन्स की बात की जिन्होंने इंडिका लिखी है. तो इससे हम कह सकते हैं कि नॉलेज जो है एक जगह से दूसरी जगह पे इस नॉलेज का शिफ्ट हुआ है. इतना ही नहीं बल्कि कस्टम्स या कल्चर्स का एक मिसाल मैं आपको अभी दूंगा कंटेम्प्रेरी टाइम्स में इस कल्चर कैसे ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह. हमने देखा कि इंग्लैंड का कल्चर या इंग्लैंड का ड्रेस सेंस बहुत ज्यादा कॉमन है अब हमारी सोसाइटीज में. तो ये कैसे आया? ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन ही हम इस यूनिट में पढ़ रहे हैं. ग्लोबलाइजेशन क्या हो गया? तो ग्लोबलाइजेशन की ही मदद से ये बहुत ज्यादा कल्चरल ट्रांसफर हो गया है. इतना इजीली ट्रांसफर हो गया है कि मतलब अब सोसाइटीज में कोई डिफरेंस ही नजर नहीं आ रही है. हम जो इंग्लैंड में ड्रेस सेंस देख रहे हैं वही एग्जैक्टली वही ड्रेस सेंस हमारी इस कश्मीर सोसाइटी में भी है. तो बहुत ज्यादा ग्लोबलाइजेशन से इन चीजों को जो है इजी एक्सेस करते हैं लोग. तो अमेरिका हैड बीन कट ऑफ. इसी में बात करेंगे. The Indian subcontinent was central to the flows of goods.
people, knowledge, customs, etc., and a crucial point in their network. The entry of the Europeans helped expand or redirect some of these flows towards Europe. तो फिर इससे क्या हुआ, जब यूरोपियंस की एंट्री हो गई एशिया कंटिनेंट में, तो इस एशिया से जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स थे, चाहे वो प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज थे, या इन द फॉर्म ऑफ लेबर थे, या इन द फॉर्म ऑफ कस्टम्स थे, या इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज थे, ये बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गए फिर पूरे यूरोप में, जब यूरोपियंस की एंट्री एशिया में हो गई। हमने देखा जब यूरोपियंस की बात या यूरोप की हम बात करें या एशिया की बात कर रहे हैं, तब जाके अमेरिका कोई कंसेप्ट नहीं था। जिस दौर की हम ये बात करें कि यूरोप सी रूट डिस्कवर करने में कामयाब हुआ, फिर एशिया के साथ उनका कांटेक्ट डेवलप हो गया, तब जाके अमेरिका को कोई कंसेप्ट नहीं था। अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम रेगुलर कांटेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका का पूरे दुनिया के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं था, क्योंकि अमेरिका एक आइसोलेशन प्लेस थी, जो अभी तक which was yet to discover, अभी तक ये डिस्कवर नहीं हुआ था। तो इट मींस कि अमेरिका का पूरे दुनिया के साथ जो है कांटेक्ट नहीं था। अमेरिका में जो भी था, चाहे वहां पे लोग घास खाते थे, राइस खाते थे, जो भी खाते थे वो उनको पता था वो क्या खाते थे, उनका क्या लाइफस्टाइल था वो उनको पता था, क्योंकि अभी वो अमेरिका डिस्कवर नहीं हुआ था, अभी पूरी दुनिया को पता नहीं था कि अमेरिका नाम की कोई चीज है। America had been cut off from regular contact with the rest of the world for millions of years. Millions of years तक जो है ये अमेरिका का कंसेप्ट ही लोगों को नहीं था कि अमेरिका है क्या. But from the 16th century, its vast lands and abundant crops and minerals began to transform trade and lives everywhere. The Portuguese and Spanish conquest and colonization of America was decisively underway by the mid 16th century. फिर जब अमेरिका डिस्कवर हुआ, अभी हम जनरलाइजेशन अगर बात करेंगे, फिर जब अमेरिका 16th सेंचुरी में डिस्कवर हुआ, 1500 के बाद जब ये डिस्कवर हुआ, 16th सेंचुरी में ये जब डिस्कवर हुआ, तो फिर अमेरिका पूरे दुनिया पे छा गया। कैसे छा गया? क्योंकि अमेरिका में जो रिसोर्सेस थे, पूरे दुनिया में वो रिसोर्सेस सप्लाई होने लगे। तो अमेरिका अब कंसेप्ट ये रखना है कि अमेरिका पहले हमारे सामने ही था ही नहीं, जब वो हमारे सामने अब हो गया, आ गया, तो अमेरिका अब जो है पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हुआ। क्यों हो गया? क्योंकि अमेरिका के पास बहुत ज्यादा वसाइल थे। अब जब अमेरिका के वसाइल लोगों को मुहैया हो गए, लोगों तक चले गए, लोगों ट्रेड के थ्रू, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू अब ये रिसोर्सेज लोगों तक चले गए, डिफरेंट कंटिनेंट्स में चले गए। अब जो है डिफरेंट लोग, बाकी लोग, जो लोग यूरोप के रहने वाले थे, एशिया के रहने वाले थे, अब उन्होंने भी सोचा था कि अब जो है हम अमेरिका चले जाएंगे। इट मींस कि अब जो, जैसे कि अभी हम यहाँ पे फ्लो ऑफ लेबर कर रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ डिफरेंट इंडियन स्टेट से लोग आते हैं यहाँ पे लेबर के लिए, काम करने के लिए, तो इट मींस इट्स अ फ्लो ऑफ लेबर। ऐसा ही कुछ डिफरेंट कंटिनेंट्स में या डिफरेंट प्लेसेस में, यूरोप के कंटिनेंट में, डिफरेंट कंट्रीज में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी, बहुत ज्यादा गरीबी थी, बहुत ज्यादा स्टारवेशन थी, मतलब शॉर्टेज ऑफ फूड थी, स्कैर्सिटी ऑफ फूड थी। तो उन्होंने सोचा कि अब जो है अब हम अमेरिका शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अमेरिका में ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे, तो उन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। इट मींस कि अब अमेरिका में इंपोर्ट भी हो रहा था, एक्सपोर्ट भी हो रहा था। अब अमेरिका से फ्लो आ भी रहा था और फ्लो यहाँ से जा भी रहा था, चाहे वो गुड्स की बात है या लोगों की बात है। तो ये वही जमाना था। The Portuguese and Spanish conquest and colonization of America was decisively underway by the mid 16th century. इसी सेंचुरी में पुर्तगीज और स्पेन जिसको हम बोलते हैं, और पुर्तगीज, ये जो है कॉलोनाइजेशन करने में कामयाब हुए अमेरिका पे। इट मींस वैसे ही जैसे इंग्लैंड का कब्जा इंडिया पे था, ऐसा ही कब्जा पुर्तगीज और स्पेनिश का किस पे हुआ? अमेरिका पे, बाय द मिड 16th century. Precious metals, particularly silver from mines located in present-day Peru and Mexico, also enhanced Europe's wealth and financed its trade with Asia. अब हम यूरोप की बात करेंगे। अब सबको पता होना चाहिए कि अमेरिका अभी एक अलग कॉन्टिनेंट है। यूरोप की बात करेंगे, नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। यूरोप की अगर हम बात करेंगे तो यूरोप कैसे कामयाब हो गया, कैसे नुमाया हो गया, कैसे नंबर 1 पे रह गया, कैसे अमीर बन गया, कैसे उसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस थे, और कैसे वो रिसोर्सेस यूटिलाइज हो, और कौन से रिसोर्सेस थे। तो इनमें सबसे जो अहम रिसोर्स यूरोप के पास थे वो क्या थे? दैट वाज precious metals like silver
जो प्रेजेंट डे पीरू एंड मेक्सिको नाम की सिटीज है, इनमें बहुत ज्यादा सिल्वर पाया जाता था और यही सिल्वर वहां से सप्लाई होता था। अगर आपको याद होगा, जब पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम था, जब एक्सचेंज होता था केजीज के हिसाब से, वजन के हिसाब से जब एक्सचेंज होता था, जब करेंसी का कोई नामो निशान नहीं था, तब ऐसे ही चीज जो है एक्सचेंज होते थे। किसी के पास गोल्ड हुआ करता था, वो गोल्ड देता था, किसी को यहाँ से राइस लेना था या ग्रेन्स लेने थे, तो वहां पे बार्टर सिस्टम में यही चीजें जो है एक्सचेंज होती थी, जब करेंसी का दुनिया में नामो निशान नहीं था। The most powerful weapon of the Spanish conquerors was the, अब जो है यूरोप इन्हीं रिसोर्सेस की वजह से, इन्हीं मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स लाइक सिल्वर की वजह से पूरे यूरोप में अमीर तरीन बन गया, और इसी सिल्वर की बेसिस पे वो ट्रेड करता था, और इसी ट्रेड से जो है वो अमीर होता चला गया। तो यही एक रीजन है कि अभी यूरोप कॉन्टिनेंट जो है अभी भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। तो अब अगर हम बात करेंगे और चीजों की जो इस ट्रेड के साथ फ्लो कर गए, तो वो क्या थे। अमेरिका का कंसेप्ट यहाँ तक याद रखना है कि अमेरिका पहले 16th सेंचुरी तक डिस्कवर नहीं हुआ था। फिर जब वो 16th सेंचुरी में डिस्कवर हुआ, तो उसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे, वो भी डिस्कवर हुए। जब उसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे, तो फिर स्पेनिश और पोर्तुगीज कंट्रीज लाइक स्पेनिश एंड पोर्तुगीज वहां पे कॉलोनाइजेशन करने में कामयाब हुए। तो हमने यूरोप का भी केस देखा कि यूरोप भी बहुत ज्यादा अमीर हो गया। ट्रेड से कैसे हो गया, क्योंकि उनके पास प्रीशियस मेटल्स थे, मेटल्स में बहुत सारी चीज आते हैं, और यहाँ पे हम पर्टिकुलरली बात सिल्वर की कर रहे हैं। और इसके अलावा इस सेंचुरी में या इस टॉपिक में, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड में, यानी कि इट मींस इसमें हम तीन मुद्दों को पढ़ रहे हैं, कॉन्क्वेस्ट को पढ़ रहे हैं, डिजीज को पढ़ रहे हैं, ट्रेड को पढ़ रहे हैं। हमने कॉन्क्वेस्ट को देखा कि कैसे अमेरिका पे कॉन्क्वेस्ट हुआ, कैसे अमेरिका को कॉलोनाइज किया गया। डिजीज भी हम देखेंगे, या हमने ट्रेड भी देखा कि कैसे ट्रेड जो है ट्रेड होता था। या यूरोप की हमने बात की कि कैसे यूरोप जो है सिल्वर की बेसिस पे बहुत ज्यादा अमीर हो गया ट्रेड करने से। तो अब अगर हम डिजीज की बात करेंगे, द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्क्यूरर्स, यानी कि जब स्पेन इसको कॉलोनाइज करने में कामयाब हुआ, तो किस बेसिस पे, तब जाके इनके पास आर्म्स एंड एम्यूनेशन थे जिनके बेसिस पे वो इस अमेरिका को कॉलोनाइज करने में कामयाब हुए, या कुछ और वजह थी? नहीं, बल्कि जो वजह थी, वो सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन जो स्पेन के पास था कॉन्क्यूर करने में, दैट वाज द जर्म्स, such as those such as those that was the germs, the most powerful weapon of the Spanish conquerors, and those of smallpox that they carried on their, because of their long isolation. America's original inhabitants had no immunity against these disease that came from Europe. तो अब अगर हम बात करेंगे, इस जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस चीज को बायोलॉजिकल वेपन भी कहते हैं। जैसे कि अभी अमेरिका का अभी आर्ग्यूमेंट है कि चाइना से जो है, वुहान लैब से जो है ऐसा बायोलॉजिकल वॉरफेयर डेवलप हुआ, जो पूरी दुनिया में अभी स्प्रेड हुआ कोविड-19 के नाम से। तो ऐसा ही स्पेन के पास एक वायरस था तब, एक डिजीज थी, जिस डिजीज का नाम जो है स्मॉल पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स जो है 1970s में इस चीज को कंप्लीटली इरेडिकेट किया गया। 1970s तक ये इस बीमारी का इलाज नहीं था, जैसे कि अभी कोविड-19 का इलाज नहीं है, वैसे ही स्मॉल पॉक्स का इलाज भी नहीं था 1970s तक। फिर 1970s में इसका वैक्सीन निकाला गया, फिर इस चीज को जो है कंप्लीटली इरेडिकेट, खत्म किया गया दुनिया से। तो ये डिजीज जो है 16th सेंचुरी में स्पेन ने यूज की अमेरिकन के लिए। इन्होंने इस डिजीज को अपने साथ लिया, जैसे कि यहाँ पे किसी को खांसी होती है, वो चला गया कहीं और पे, जैसे कि अभी कोविड-19 की सिचुएशन है, इन्होंने कहा कि आप घर में बैठिए, आप जो है कम्युनिटी में मूवमेंट ना करें। क्यों? क्योंकि आपका वायरस जो है वो स्प्रेड हो सकता है। तो ऐसा ही वायरस 16th सेंचुरी में स्पेनिश लोग चले गए, अमेरिका वहां लेके गए, और फिर वो वहां पे स्प्रेड हुआ, अमेरिका में स्प्रेड हुआ। अमेरिका में ये बहुत ज्यादा फैल गया ये वायरस स्मॉल पॉक्स। क्यों फैल गया? क्योंकि अमेरिकन लोग जो थे, उनको पूरे दुनिया का भी सिस्टम पता नहीं था, उनका अपना एक लाइफस्टाइल था, इनको इम्यूनिटी अपनी मतलब एंड से थी, उनकी अपनी एक अलग इम्यूनिटी लेवल थी। तो वो जो है उस चीज को कूप अप करने में एक नाकाम हुए। उनको उतना ज्यादा स्टेमिना था ही नहीं कि उन्होंने किसी और कॉन्टिनेंट से जो आई हुई बीमारी या जो आया हुआ वायरस था, इसको वो बर्दाश्त कर सके। तो इस वजह से फिर क्या हुआ कि अमेरिका में बहुत ज्यादा मतलब अनकाउंटेबल, हम कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल डेथ्स वहां पे फिर हुई। स्मॉल पॉक्स किल्ड
होल कम्युनिटीज। अगर हम अमेरिका की बात करेंगे तो इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई, बहुत ज्यादा किलिंग हुई। कैसे हुई? क्योंकि स्मॉल पॉक्स जो स्पेन की तरफ से एक जर्म्स था। स्मॉल पॉक्स याद रखना ये वायरस है, ठीक, ये ट्रांसफर होता है एक एक से दूसरे। तो फिर जब 1970s में स्मॉल पॉक्स को इराडिकेट किया गया, फिर इस स्मॉल पॉक्स के बाद एक सॉर्ट ऑफ वो चेहरे पे निशान रहते हैं। तो बिफोर 19th सेंचुरी अब हमने देखा कि कॉन्क्वेस्ट भी हुआ, डिजीज से हुआ, स्पेन ने किया, अमेरिका पे किया। कैसे किया? स्मॉल पॉक्स की बेसिस पे किया, स्मॉल पॉक्स की वजह से किया। अमेरिकन में उतनी ज्यादा इम्यूनिटी लेवल थी नहीं, तो फिर वो उस चीज को बर्दाश्त करने में कामयाब नहीं हुआ, जिस वजह से अमेरिका में बहुत ज्यादा डेथ्स या कैजुअलिटी हुई। बिफोर 19th सेंचुरी अगर हम बात करेंगे 19th सेंचुरी की, शिफ्ट जंप करेंगे 19th सेंचुरी तक। तो बिफोर 19th century, poverty and hunger were common in Europe. Cities were overcrowded and deadly disease were widespread. 19th century की हम बात करेंगे, मैंने पहले ही कहा कि स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है 1970s में इसको कंप्लीटली इराडिकेट किया गया। 19th सेंचुरी में अगर हम बात करेंगे या 19th सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे, तो यूरोप की अगर हम बात करेंगे, यूरोप कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करेंगे, यूरोप में बहुत ज्यादा गरीबी थी, यूरोप में बहुत ज्यादा हंगर भी था, भूख भी थी, और पूरे सिटीज जो है ओवर क्राउडेड थे, बहुत ज्यादा वहां पे पॉपुलेशन भी थी, और पॉपुलेशन के साथ साथ डेडली डिजीज भी थे, लाइक स्मॉल पॉक्स वहां पे था। अभी इसका इस स्मॉल पॉक्स का जो है वायरस, सॉरी, इसका जो है वैक्सीन नहीं निकाला गया था। रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट्स रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वर कॉमन। रिलीजियस की बेसिस पे भी, रिलीजियस पे लड़ाइयाँ होती थी, डिफरेंट कम्युनिटीज में लड़ाइयाँ होती थी, कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे। ये आम एक सीन में आपके सामने अभी क्रिएट कर रहा हूँ यूरोप का। तो यूरोप में ये सारी चीजें थी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे, डिजीज भी थे, या पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा थी, या इसमें पुअर्टी भी थी, हंगर भी थी। तो religious conflicts were common and religious dissenters were persecuted. Thousands therefore fled Europe for America. तो इस वजह से जो यूरोप की ये खस्ता हाली थी, इस खस्ता हाली की वजह से बहुत ज्यादा लोगों ने जो है शिफ्ट किया। कहाँ से? यूरोप से चले गए वो अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज्यादा रिसोर्सेस थे। हमने पहले ही कहा अमेरिका की उतनी ज्यादा अभी पॉपुलेशन थी भी नहीं। अमेरिका में अगर चिप पास में डिजीज रही है तो, लेकिन अब 19th सेंचुरी की हम बात करें, 19th सेंचुरी में डिफरेंट सिनेरियो था अब। तो लोगों ने शिफ्ट किया अमेरिका की तरफ, अमेरिका चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि कुछ लोगों को रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स थे यूरोप में, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए वो अमेरिका चले गए। कुछ लोगों को गरीबी थी, गरीबी हटाने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, हंगर दूर करने के लिए वो चले गए कहाँ पे? अमेरिका चले गए। और फिर क्या हुआ? Here, by the 18th century, plantations were slaves captured in Africa, workers were growing cotton and sugar for Europe markets. तो अमेरिका में क्या होता था? वहां पे अब स्लेव्स को भी शिफ्ट किया गया था। वही स्लेव्स जो अफ्रीका से लाए गए थे, उनको प्लांटेशन फील्ड्स में डाला गया था। तो यहाँ पे एक सीन क्रिएट हो रहा है 19th सेंचुरी में अमेरिका का। अमेरिका लोग शिफ्ट कर रहे थे जॉब्स हासिल करने के लिए, अमेरिका लोग शिफ्ट कर रहे थे ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सके, अमेरिका लोग शिफ्ट कर रहे थे ताकि हंगर से वो बच सके। और एट द सेम टाइम अमेरिका में ही प्लांटेशंस में जो है डिफरेंट स्लेव्स काम कर रहे थे, जिनको अफ्रीका से लाया गया था। और ये क्यों किया जा रहा था ये सारा? ताकि जो है यूरोपियन मार्केट्स के लिए जो है कॉटन और शुगर सप्लाई किया जाए। सप्लाई ऑफ कॉटन एंड शुगर प्रोड्यूस करने के लिए, या कॉटन और शुगर प्रोड्यूस करने के लिए यूरोपियन मार्केट्स के लिए अमेरिका में जो है स्लेव्स लाए जाते हैं। स्लेव्स एक अलग कंसेप्ट है, अगर हम स्लेव्स पढ़ेंगे तो इस पे पूरी किताबें भी पढ़ेंगे तो तब जाके भी ये इनकम्प्लीट ही रहेगा। Until well into the 18th century, China and India were among the world's richest countries. अब हम दूसरा एक जंप लगाएंगे, दूसरी कंट्रीज, अब एशिया की तरफ आएंगे। हमने अमेरिका का भी देखा, यूरोप का भी देखा, अब एशिया का देखेंगे। एशिया में दो कंट्रीज 18th सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे, चाइना और इंडिया, बहुत ज्यादा अमीर तरीन कंट्री रहती हैं दुनिया भर की। फिर क्या होता है? However, from the 15th century, China is said to have restricted overseas contacts and retreated into isolation. फिर 15th सेंचुरी में चाइना एक अपनी आइडियोलॉजी क्रिएट करता है, अपना एक अलग स्टैंडर्ड क्रिएट करता है। वो स्टैंडर्ड क्या है? वो स्टैंडर्ड ऑफ आइसोलेशन है। चाइना कहता है कि मैं जो है बाकी कंट्रीज के साथ कनेक्टेड नहीं रहूंगा, चाहे वो ट्रेड की बात हो या बाकी रिलेशंस की बात है। मैं जो है बाकी कंट्रीज के साथ नहीं रहूंगा। तो जब इंसान ऐसी पॉलिसी इख्तियार करता है तो जाहिर है कि इसके अगर जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो जाएंगे, होंगे।
नेगेटिव इफेक्ट्स की अगर हम बात करेंगे, इट मींस चाइना में जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है सिलसिला बंद होता है, क्योंकि जो इनके घर में रहता है वो इनके घर में ही रहता है, जो इनके घर से निकलता है, जो चाइना से प्रोड्यूस होता है वो इनके चाइना में ही रहता है, और जो बाकी इनको दरकार होता है वो वहां पे सप्लाई नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी आइसोलेशन पॉलिसी अडॉप्ट की होती है। China's reduced role and the rising importance of the Americas gradually moved center of the world trade westwards. Europe now emerged as the center of world trade. इस स्टेप से क्या हुआ, जब चाइना ने अपनी आइसोलेशन पॉलिसी इख्तियार की, इस स्टेप से क्या हुआ, फिर चाइना जो है इस रैंक में, इस लेवल में, इस लेडर में नीचे चला गया और यूरोप जो है आगे चला गया। हमने लास्ट ईयर भी बात की, शायद आपके ही क्लास में, 9th की क्लास में ही, जब वर्ल्ड वार 1 हुआ, कैसे बाकी कंट्रीज, जब यूरोप वर्ल्ड वार 1 के साथ बिजी रहा, तो कैसे अमेरिका कामयाब हुआ ट्रेड में इमर्ज होने में, तो कैसे अमेरिका ने बाकी वो डिफरेंट मार्केट्स पे कंट्रोल किया जो जिनका पहले यूरोप पे जिनका कंट्रोल पहले यूरोप करता था। तो फिर हमने वैसी ही सिचुएशन यहाँ भी अभी पड़ी कि चाइना जो है, चाइना ने अपनी आइसोलेशन पॉलिसी इख्तियार की, और चाइना का जो मार्केट था उस मार्केट पे फिर कंट्रोल हुआ यूरोप का, और इस वजह से जो है यूरोप नाउ इमर्जेड एज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। अब जो है यूरोप ही वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर मानो बन गया है। ठीक, देन वी हैव द 19th सेंचुरी, इसको इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अभी तक अगर किसी को क्वेश्चंस हैं तो दे कैन आस्क मी, अगर किसी को डाउट्स हैं दे कैन रेज देयर डाउट्स एज वेल। किसी को कोई कहीं पे रिपीट करना होगा वो भी बोल सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल फील करेंगे, जैसे भी आपको समझ आएगा आप वैसे बोल सकते हैं। फील फ्री टू आस्क मी।